जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। सिलेबस डिस्कशन का ये अगला पार्ट है और ये अंतिम पार्ट है। हमने सिलेबस में पीछे सारे वीडियोस देख रखे हैं। हमने आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बना दिया क्योंकि एक बहुत ही डिमांड वाला सब्जेक्ट था, बहुत ही डिमांड वाला था। आपका बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा था कि कैसे सर सिलेबस क्या है, क्या नहीं है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सारे चीज़ों के बारे में पता नहीं चल रहा है। तो हमने बारी बारी से जो भी आपके पूछे जाने वाले सिलेबस थे, चाहे वो राजभाषा उसके बारे में हमने बना दिया, चाहे आपके मैथ उसके बारे में बना दिया, रीजनिंग के बारे में बना दिया और जीके के बारे में बना दिया। लास्ट और मोस्ट स्कोरिंग पार्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप इस एग्जाम को पास कर पाएंगे। अगर आप रीजनिंग जानते हैं, मैथ जानते हैं, तो आप जो है क्या करेंगे, दूसरों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप राजभाषा और प्रोफेशनल नॉलेज को सिर्फ तैयार करके चले जाते हैं तो आप इस एग्जाम में अपनी जगह बना लेते हैं। तो देखेंगे आज हम लोग कि ये प्रोफेशनल नॉलेज में क्या कुछ आपको पढ़ना है। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने इस वीडियो को बनाया है। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको एक थ्रू रोड मैप मिल जाएगा कि क्या कुछ आपको पढ़ना है, क्या कुछ आपको छोड़ना है। इसके बाद एक डिमांडेबल टॉपिक आपका ये भी है कि सर स्क्रैच से कैसे हम तैयारी करें। तो आगे भी हम इस पर वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए कि कैसे इस एग्जाम की तैयारी शुरुआती से आपको करना है, किन किन बिंदुओं को आपको नहीं करना है और किन किन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे और आशा करते हैं कि ये जितने भी वीडियोस बनाए जा रहे हैं ये आपके लिए कहीं ना कहीं फ्रूटफुल साबित होने वाले हैं और आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं मदद करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम कि प्रोफेशनल नॉलेज में क्या कुछ पूछा जाएगा और कितना आपको इसमें पढ़ना है। तो ये सबसे बड़ा पार्ट है प्रोफेशनल नॉलेज और इसका सिलेबस में क्या है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है, SIPF का एग्जाम जो है रूल 72 के तहत, उसमें ये 42 नंबर का पूछा जाता है, 42 नंबर का। इसके अलावा सारे एग्जाम में जो है ये 70 मार्क्स के ये रहते हैं। ठीक है, 70 मार्क्स का ये हो गया हमारा, 10 मार्क का ऑफिशियल लैंग्वेज होता है 80, 10 मार्क का रीजनिंग और 10 मार्क का जीके। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप 70 मार्क्स की तैयारी कर लेते हैं, 80 नंबर का एग्जाम है, तो आप कितना बड़ा पार्ट आपको यहाँ से पूछा जा रहा है और कैसे आप इसको करके आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये पूछा क्यों जाता है इस सिलेक्शन प्रोसेस में। तो ये जानने के लिए कि आपको, उम्मीदवार को कानूनी ज्ञान है कि नहीं, विभागीय कार्यप्रणाली, सुरक्षा प्रबंधन, मानव व्यवहार और रेलवे सुरक्षा से जुड़े हुए व्यवहारिक ज्ञान आपको होने चाहिए। और ऑब्वियसली ये होना भी चाहिए क्योंकि ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है और आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपके पास ऑब्वियसली ये ज्ञान होता है। लेकिन एक ब्रशअप, एक डायरेक्शन, एक टेक्निकल चीज़ों को देखते हुए सवाल इसमें पूछे जाते हैं। कार्यप्रणाली में क्या है कि मान लीजिए आप किसी पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं और तो आपको उस पोस्ट की वर्किंग के बारे में सब पता होगा, लेकिन आप जैसे ही दूसरे जगह जाएंगे तो उस वर्किंग का कहीं ना कहीं डिफरेंसेज होता है और वो डिफरेंसेज आने से क्या होता है कि आप सफ़र करने लगते हैं। लेकिन जब आपके पास ये सारे नॉलेज होंगे तो आप इन डिफरेंसेस को बीट करके कहीं पर भी अच्छे से जॉब कर सकते हैं। तो अब एक एक करके देखते हैं कि प्रोफेशनल नॉलेज में क्या कुछ पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो है हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज। न्यू क्रिमिनल लॉज जो आए हैं ये आपको पूछे जाएंगे और भर भर के पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं सवाल। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो न्यू क्रिमिनल लॉज में सबसे पहले हमारा आता है BNS। तो BNS में क्या कुछ चेंजेस हैं, क्या अपराध हैं, क्या दंड है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पूछा जाएगा। एग्जाम्पल में ये पूछ लेगा कि चोरी की परिभाषा जो है 2023 BNS में कहाँ पर है। तो यहाँ पर से भी एक सवाल आपका हो गया कि 303 क्लॉज 1 में जो है चोरी की परिभाषा है। तो इन चीज़ों को आप देखिएगा, ऐसे सवाल आपको दिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका न्यू क्रिमिनल लॉ में ही BNSS हो गया। क्या हो गया? BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में। तो इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर में FIR, अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के बारे में कुछ कुछ चीज़ों से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे गिरफ्तारी के समय आरोपी के क्या अधिकार हैं, इन सब चीज़ों के बारे में
BNSS में हम लोग देखते हैं। आगे इसका डिटेल वीडियोस और लाइव क्लासेस मैं बताऊं, डिटेल वीडियोस के साथ लाइव क्लासेस भी यूट्यूब पे चल रही है। यूट्यूब के ज्वाइन बटन पे जा करके आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके आप क्लासेस देख लीजिए और अपनी तैयारी नोट्स बना करके कर लीजिए। आपको वहाँ पर सब कुछ पढ़ाया हुआ है, आप देखते जाएंगे, आसानी से नोट्स बनाएंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तीसरा जो न्यू क्रिमिनल लॉ का पार्ट है दैट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसमें कि हमें साक्ष्यों के बारे में बताया गया है कि रूल ऑफ एविडेंस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, कन्फेशन, बर्डन ऑफ प्रूफ इत्यादि से सवाल आपको पूछे जाते हैं। जैसे एक सवाल ये पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता क्या है, तो आप इसको देखेंगे तो सेक्शन 63 जो है BSA में इसके बारे में बताया गया है, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के बारे में। अगला टॉपिक देखें न्यू क्रिमिनल लॉ के बाद रेलवेज लॉ। रेलवेज लॉ के संबंधित पूछे जाएंगे। रेलवे के कौन कौन से कानून हैं या रेल के कौन कौन से कानून हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण कानून जो RPF के लिए है वो है रेलवे एक्ट 1988। भर भर के सवाल इससे पूछे जाते हैं। आपको जो है एकदम आसानी से जब आप इसको पूरा वीडियो देख लेंगे हमारे रेलवे एक्ट के जो भी मैंने पढ़ाया है, आप सारे सवालों को, सारे अपराधों को, दंड को, यात्रियों की सुरक्षा के संबंधित जो कुछ सवाल पूछे जाएंगे उन सब चीज़ों के बारे में है। जैसे आपसे पूछ ले कि किस सेक्शन के तहत बिना टिकट यात्रा जो है वो अपराध है, तो आप सेक्शन 137 तुरंत बता देंगे रेलवे एक्ट का, क्यों आप इसको पूरी तरीके से पढ़े रहेंगे। आगे देखते हैं तो आगे आपको रेलवेज लॉ में देखेंगे RPUP एक्ट। RPF के लिए ये रेलवेज एक्ट, RPUP एक्ट, यही दो एक्ट है जो कि आपको आपके अस्तित्व को और इन सारे कामों को बना रहा है। इसके अलावा हम पैसेंजर सिक्योरिटी करते हैं, तो हमको पैसेंजर सिक्योरिटी जब करते हैं तो पैसेंजर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी BNS में प्रावधान दिए गए हैं, जो भी अपराध दिए गए हैं, उसको आप देख लेंगे तो आप बड़े आसानी से इस एग्जाम को कंसेप्ट क्लियर करते हुए पास कर लेंगे। रेलवे संपत्ति की सुरक्षा और अपराध के बारे में जैसे बोले रेलवे संपत्ति की चोरी का मामला किस अधिनियम में आएगा, तो आप जो है रेलवे संपत्ति की चोरी RPUP एक्ट में आएगा। और वो किस सेक्शन में आता है, तो हम इसको 3A RPUP एक्ट बोलते हैं। जब आप डिटेल में पढ़े रहेंगे तो आप मेरे इन सारे टेक्निकल टर्म को जान जाएंगे। तो ये चीज़ें हो गई आपको RPUP एक्ट। रेलवेज लॉ में और क्या कुछ है, तो कुछ मेजर एंड माइनर एक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशंस के सवाल पूछे जाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि माइनर एक्ट्स के सवाल पूछे ही जाते हैं। तो माइनर एक्ट्स में जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को जानिए, ड्यूटीज़ को जानिए, DPSP को जानिए, और इसी से सवाल आपको बहुत बार पूछे भी गए हैं। जैसे आपको पूछ देगा अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 21 का संबंध जो है किससे है, राइट टू लाइफ से है, जीवन की स्वतंत्रता या जीवन से संबंधित है। तो ये सारी चीजें है। आगे आएंगे हम तो माइनर एक्ट में सबसे पहले ह्यूमन राइट्स के बारे में। बीइंग अ पुलिस पर्सनल्स या बीइंग अ यूनिफॉर्म पर्सनल या बीइंग अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ह्यूमन राइट्स का हनन ना होने दें और ना ही करें। तो हमको ये पता होना चाहिए कि एक्यूज, बिजनेस, वुमेन और चाइल्ड के संबंधित उनको क्या कुछ जो है ह्यूमन राइट्स, उनके राइट्स हैं और उन राइट्स का हनन नहीं होना चाहिए। जैसे हिरासत में यातना मानव अधिकार का उल्लंघन क्यों है, ये मानव अधिकार का उल्लंघन है। जब हम लोग ह्यूमन राइट्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे और क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक बन जाता है माइनर एक्ट में वो है NDPS एक्ट। क्यों जरूरी हो जाता है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि नारकोटिक जो है NDPS एक्ट 2019 में जो है RPF को एक नई जिम्मेदारी दी गई कि आप भी रेलवे प्रीमाइसेस में क्या कर सकते हैं, कोई भी नारकोटिक पदार्थ है, NDPS के पदार्थ है, उसकी आप क्या कर सकते हैं, सर्च और सीजर, उसके सीजर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के हमको सेक्शन 42 और सेक्शन 67 इसके संबंधित हमको पावर दिया गया NDPS का, तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे हम देखेंगे कि कितने मात्रा को हम कमर्शियल क्वांटिटी भी NDPS में मानते हैं। ये सब हम जब डिटेल डिस्कशन करेंगे उन चीज़ों में आपको ध्यान दे करके करना है, और ऐसे सवाल पूछे भी गए। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट माइनर एक्ट है जहाँ से अक्सर सवाल, ये 100% सवाल आते ही आते हैं, वो है आपको RTI एक्ट। RTI एक्ट कहता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, एग्जम्पशंस, ड्यूटी ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आखिर RTI क्या है, सूचना किसको कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पब्लिक अथॉरिटी का डेफिनेशन कहाँ पर है, तो
पब्लिक अथॉरिटी का डेफिनेशन सेक्शन 2 के एच में है, ये सारी चीज़ें हैं। आरटीआई की आवेदन करने की समय सीमा क्या है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के आपको देखना है। तो ये सारे सवाल आपके पूछे जाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे तो क्राइम ऑन रेलवेज। क्राइम ऑन रेलवेज क्या? रेल में जितने भी अपराध होते हैं, चाहे वो थेफ्ट हुआ, चेन स्नैचिंग हुआ, सैबोटेज हुआ, पैसेंजर क्राइम्स हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में आपको देखना है। ट्रेन की चोरी की रिपोर्ट कैसे दर्ज की जाती है, ये कैसे तो नहीं पूछा जाता है, कौन दर्ज करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी संस्था एक है जीआरपी, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, वो उसको करती है। तो देख रहे हैं कैसे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सारी चीज़ें लाई जा रही है, और सारी चीज़ों को तोड़ मरोड़ के जिस भी एंगल से पूछा जा सकता है उन सारे एंगल से सोच सोच करके आपके लिए वीडियोस बनाए जाते हैं। काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी थॉट प्रोसेस लगता है। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट विदाउट गार्बेज वाली चीज़ें आपको डायरेक्ट मिले। अगला जो सवाल है वो है आरपीएफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट से संबंधित। इसमें आपको क्या कुछ पढ़ना है, तो इसमें आप आरपीएफ एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, आरपीएफ रूल के बारे में, स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्टिव्स, और यहीं पर एक नया चीज़ जुड़ गया है, वो है सिक्योरिटी सर्कुलर्स के बारे में भी यहाँ पर पूछा जाता है। तो इन चीज़ों को भी आप यहाँ पे पावर्स, ड्यूटी, डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों के बारे में अपने जानते हैं। एग्जाम्पल में आरपीएफ की शक्तियाँ किस अधिनियम में दी गई हैं, तो हम सीधा सीधा इसको आरपीएफ एक्ट से रिलेट करेंगे, क्योंकि हमारा उत्पत्ति भी इसी एक्ट के तहत हुआ है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो क्या कुछ है, तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट से सवाल पूछे जाते हैं। रेल में आपदा आती रहती है, चाहे आग लगने की हो, चाहे डिजास्टर की हो, किसी भी तरीके से हो, तो कैसे क्या कुछ कर सकते हैं, तो उस समय क्या हमारा ड्यूरिंग जो है एक्सीडेंट, फायर या नेचुरल डिजास्टर में रिस्पांस हम कैसे करते हैं, आरपीएफ कैसे काम करती है, इससे संबंधित जो है सवाल भी दिखाया है कि ट्रेन में दुर्घटना पर आरपीएफ की कार्रवाई की जाती है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर 34 आप जानते होंगे, ये काफ़ी चर्चित है और ये सवाल के तौर पर आपको दिख भी सकते हैं। तो ये हो गए आपके डिजास्टर मैनेजमेंट फायर फाइटिंग से। इसके बाद आपको फर्स्ट एड से पूछा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म में ड्यूटी के दौरान आपको फर्स्ट एड की भी आवश्यकता पड़ सकती है। कैसे पड़ सकती है? कोई पैसेंजर जो है वो कहीं से फेंटेड हो गया, गिर गया, पैसेंजर गिर गया, ट्रेन से गिर गया, प्लेटफॉर्म पे गिर गया, कहीं भी गिर गया, तो उसके लिए क्या है, सबसे पहला है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड देना जरूरी है, तो फर्स्ट एड के बारे में थोड़ा बहुत आप जान लेंगे, तो इसके भी सवाल पूछे जाने हैं। फिर आपको पूछा जाएगा एक्सप्लोसिव, मान सकते हैं कि विस्फोटक पदार्थ कहीं पर आईडी मिल जाए आपको प्लेटफॉर्म एरिया में, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि आईडी को जो है कौन देखेगा। तो ठीक है, तो आईडी कौन डिटेक्ट करेगा, कौन इस पर काम करता है, तो बीडीडीएस टीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। आईडी कौन होते हैं, आईडी किस प्रकार के होते हैं, किसको हम जो है लो एक्सप्लोसिव कहेंगे, हाई एक्सप्लोसिव कहेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सवाल पूछे जाते हैं। फिर आपको रेलवे सिस्टम और कंडक्ट रूल से पूछे जाते हैं। क्यों? कंडक्ट रूल काफ़ी ज़रूरी है, जिस कंडक्ट रूल के तहत हम गवर्न होते हैं और उस गवर्न के तहत ही हम लोग काम करते हैं। हमारी क्या डिसिप्लिन है, क्या इंटीग्रिटी है, क्या मिसकंडक्ट है, कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे कि बल की छवि धूमिल हो जाए। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो हम जब तक इस कंडक्ट के बारे में नहीं जानेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। जैसे कि सरकारी कर्मचारी को हड़ताल की अनुमति है या नहीं, तो नहीं है। तो इन तरह के सवाल आपको वहाँ मिल जाएंगे। आगे जो है इसमें बोलता है वर्किंग ऑफ रेलवेज में रेलवे विभागों की कार्यप्रणाली। अब आरपीएफ के अलावा और भी जो है 10 डिपार्टमेंट जो है वो रेल में काम करती है। जैसे कॉमर्शियल का क्या काम है, इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल का, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का, इन सबको भी थोड़ा बहुत हम लोगों को जानना है, बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, लेकिन अ लिटिल बिट अवेयरनेस के लिए हमको जानना है। इसके भी सवाल आपको पूछे जाते हैं। नहीं, अगर नहीं जानेंगे तो कैसे काम करेंगे? आप स्टेशन में होंगे और डिपार्टमेंट कॉमर्शियल का कुछ घटना हो रहा होगा, आप इलेक्ट्रिकल वाले को बोलेंगे तो वो एक्शन नहीं लेगा, और इलेक्ट्रिकल की घटना है आप इंजीनियरिंग वाले को बोलेंगे तो वो नहीं करेगा, और इंजीनियरिंग की घटना है आप ऑपरेटिंग को बोलेंगे तो भी नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें है। जैसे टिकटिंग की, कोई विदाउट टिकट पकड़ा गया, आप इलेक्ट्रिक वाले को बोल रहे हैं इसका जो है EFT कार्ड दो, इलेक्ट्रिक वाला एलिजिबल नहीं है। कौन एलिजिबल है? कॉमर्शियल वाला। तो इस प्रकार से आपको जानना है। आगे आपको मॉडर्न सिक्योरिटी गैजेट्स के बारे में भी जानना है कि क्यों बहुत सारे गैजेट्स आ गए, जिसमें कि नॉर्मल में CCTV हम लोग, HHMD है, फिर आपको DFMD है, ठीक है, फिर आपको जो है FRS कैमरा भी आ गया, फेस रिकॉग्निशन कैमरा,
फिर इसके बाद देखेंगे तो एक्सबिस मशीन हमारा यूज़ होने लगा, एक्सरे बैगेज स्कैनर मशीन। फिर आपको जो है BDDS के बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें यूज हो रही है। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ों के बारे में भी जानना चाहिए ताकि आप इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बता सकें। और ये सवाल भी पूछा जा चुका है कम से कम 4 बार अभी तक कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISS, तो ये होगा इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम। फिर आपको मैन पावर और प्लानिंग से संबंधित, आपको मान लीजिए कि आप स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे हैं, आप जो है ASI बन जाएंगे, आपके DO के ड्यूटी में आपको जो है 10 आदमी मिल जाएगा, कहाँ कैसे किस प्रकार से आप डिप्लॉय करेंगे, किन चीज़ों के बारे में आपको कैसे सोचना है, तो मैन मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। तो इससे भी कुछ सवाल आपको पूछे जाते हैं। और अंत में जो है चीज़ों को देखें तो साइकोलॉजी से संबंधित भी चीज़ें और सॉफ्ट स्किल से संबंधित चीज़ें कि आपको कैसे पब्लिक बिहेवियर पे ध्यान देना है, कैसे पब्लिक चीज़ों को डीलिंग करना है, कैसे आप लोगों की सोशल साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, वो क्या करने वाला है, कैसे है, क्या है। तो आप पब्लिक डीलिंग सीखते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट और लीडरशिप कैसे करेंगे, इन चीज़ों के बारे में आपको देखना है। तो अगर आप ये पूरा सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया और पूरे सिलेबस को हम आप ही के डिमांड पर, ऐसा नहीं है, आप ही के डिमांड पर जो है अभी लाइव क्लास चल रहा है, आप उस लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं RPF रूल 72 ASI सब इंस्पेक्टर में और इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप अभी नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो बाद में भी आप कभी भी ज्वाइन हो करके जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उस वीडियोज़ को देख करके अपना नोट्स बना सकते हैं और नोट्स बना के इस एग्ज़ाम में अपीयर होकर के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये हमारा प्रोफेशनल नॉलेज का पूरा वीडियो था। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ सारे वीडियोज़ के माध्यम से आप उसको समझ गए होंगे और किस तरीके से किस डायरेक्शन में आपको तैयारी करनी है ये भी आपको ठीक ढंग से समझ आ गया होगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा और इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, जिंदगी में मस्त हैं, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।